हैं हम लोग। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है? देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे रैखिक समीकरण कहलाते हैं जिनमें x और y दो चर आ रहे हो। जैसे जिसमें x और y दो चर आते हैं उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक समीकरण मैंने लिख दी है ax + by + c = 0। देखिए ax + by + c = 0 ये एक रेखा की समीकरण भी कहलाती है जिसे हम रेखा की व्यापक समीकरण कहते हैं और ये हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण भी कहलाएगी। ठीक है, तो आपने एक चीज जानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं जिनमें दो चर आते हैं। और चर क्या होते हैं? x y z। अचर क्या होते हैं? संख्याएं, वो अचर कहलाती है और चर हमारे x y z होते हैं। एक जो है हमने एक कंडीशन ली है, मान लो दो समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अगर दो समीकरणें आपको दी हुई हैं और आपसे कहे यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 यानी a1/a2 का मान नॉट इक्वल है b1/b2 के, तब कंडीशन जो होती है वो ये होती है केवल एक हल की। यानी पेपर में पूछा जाता है कि एक कंडीशन दे देगा कोई सी और कहेगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि बताइए ये कंडीशन किसको दर्शा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर a1 a2 का मान b1 b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब केवल एक हल है या अद्वितीय हल है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि समीकरण क्या होगी? संगत होगी या प्रतिच्छेदन कर रही होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में यदि a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है, इन तीनों कंडीशनें आपस में क्या है? बराबर दी हुई हैं, तब उस कंडीशन में रेखा के क्या होंगे? अनेक हल होंगे। उस कंडीशन में रेखा के क्या होंगे? अनेक हल होंगे और फलन क्या होगा? संगत होगा आपका, और साथ ही साथ रेखा क्या हो जाएगी? समबाहु हो जाएगी। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है? a1/a2 का मान जो है वो बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा कोई भी हल नहीं होगा और फलन क्या होगा? समांतर होगा और असंगत होगा। तीन कंडीशनें आपने पढ़ ली और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों कंडीशनें, ये भी याद रखना। क्यों? क्योंकि पेपर में इन तीनों कंडीशनों में से एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको मिल जाता है और आपको कंडीशन अगर याद नहीं है तो आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन गलत कर जाओगे, क्योंकि ये पहली वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन आ चुकी है पेपर में और बच्चों ने क्या करा? उसमें अनेक हल लगा दिया। किसी ने कह दिया कोई हल नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया। और ऑप्शन 4 दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया जाएगा केवल एक हल है, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा अनेक हल है, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा कोई हल नहीं है और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है तीन विधियां होती हैं आपकी समीकरण को हल करने की। आपको कोई दो समीकरण दे देगा और कहेगा x और y के मान ज्ञात कीजिए, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो विलोपन विधि हो, चाहे वो बज्र गुणनखंड विधि हो। तीनों ही विधियों से आंसर सेम आएंगे, तीनों ही विधियों से आप हल कर सकते हो। अगर पेपर में दे रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए तो आपको उसी विधि से हल करना है। अगर आपसे कहे विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए तो आपको उस विधि से हल करना है, और अगर आपसे कहे बज्र गुणनखंड विधि द्वारा कीजिए तो इस विधि से करना है। तो मैं एक एक करके तीनों विधियों के बारे में बताता हूं। देखिए सबसे पहले बात आती है हमारी, क्या इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले हमारी बात आती है प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। देखिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ी होंगी। प्रतिस्थापन विधि लेके यहाँ पर आपकी एक नई विधि आती है बज्र गुणनखंड विधि, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी में से लॉन्ग में सवाल पूछा जाता है। बज्र गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं तीनों के बारे में बताता हूं आपको। सबसे पहले आती है प्रतिस्थापन विधि। कोई जानता है प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? कोई बता सकता है? बताओ, कोई बताओ। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? या जैसे कोई समीकरण दी हुई हो, हाँ, और उसमें किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं और दूसरे में रख देते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन विधि वह विधि होती है जिसमें हम एक चर का मान निकाल लेंगे और वो चर का मान दूसरी समीकरण में रख देंगे, जिससे हमें x और y के मान मिल जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को एक साथ हल किया जाता है, उनके चिन्हों को पलट कर। अगर प्लस के तो माइनस, माइनस के तो प्लस के। और बज्र गुणनखंड विधि जो है आपको बाद में बताऊंगा, वो तो बहुत लंबी है,
उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि को। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो 5x प्लस 7y बराबर 31 और 7x माइनस 9y बराबर माइनस का 13। कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को मैं तीनों विधियों द्वारा हल करके बताऊंगा आपको। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। पहले मैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करूंगा, फिर मैं इसे विलोपन विधि द्वारा हल करूंगा, और फिर मैं इसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करूंगा। तीनों विधियां ध्यान से समझना एक एक करके। तो देखिए मैंने क्या करा, समीकरण 1 ले ली। समीकरण 1 से 5x ऐसे ही बराबर जिस 7y प्लस का है उधर ले जाएंगे 31 की तरफ, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। हमें चाहिए x का मान, हमने क्या करा, x ऐसे रहने दिया। 31 माइनस 7y ऐसे ही 5 गुणा में कहां चला जाएगा, बटे में, और इसे हमने बॉक्स में बंद कर लिया। और इसे मान ली एक कंडीशन कोई और सी 3। मैंने प्रतिस्थापन बताया कि एक चर का मान निकालेंगे दूसरे में रख देंगे। हमें एक चर का मान मिल गया, x का मान मिल गया। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे। रखो जरा समीकरण 2 में x का मान रखो जरा। 7 ऐसा ही x के स्थान पे 31 माइनस 7y बटे 5 माइनस 9 ऐसा ही y ऐसा ही बराबर में माइनस का 13 ऐसा ही आपका। अब देखो 7 ही गुणा 31 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तियां होते हैं 21, माइनस ऐसा ही 7 की गुणा 7 से करो 7 सत्ते 49 और y ऐसा ही बटे 5 माइनस 9y बराबर माइनस का 13। अब हमने क्या किया, चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, और नहीं चाह रहे हो आप तो आप इस 9 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा कैलकुलेशन सरल करने के लिए हमने एलसीएम ही ले लिया। 1 कॉमन इसके नीचे 1 मार लिया, लासा लेंगे तो 217 ऐसा ही माइनस 49y ऐसा ही और माइनस ऐसा ही, इसकी 5 से गुणा कर दो, 5 नेम 45y, और 1 की गुणा इससे कर देते हैं, इससे गुणा करते हैं, लासा हमारा कितना है 5 बटे में बराबर माइनस का 13। 21 217 ऐसे ही माइनस 49। देखिए 49 भी माइनस का है और 45 भी माइनस का है, दोनों ही y के साथ हैं, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। जोड़ो 9 और 5 14 के 4 हाथ लगा 1, 9 और 4 4 8 और 1 9 बराबर माइनस 13 ऐसा ही, और जो 5 बटे में कहां पहुंच जाएगा, गुणा में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मैंने क्या करा, 94y ऐसी रह दिया या 217 ऐसे लिखा रहने दो। 13 पंजे 65 माइनस के होंगे, इधर लेके आए तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, और 94y माइनस का है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। जोड़ो जरा, 7 और 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 के 2 ही 2 बराबर 94y। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर आएगा 282 बटे 94। क्या ये कट रहा है, मेरे हिसाब से 2 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो 2 से काटो, 2 चौक 8 बचा 1, 2 सत्ते 14, इसे काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब किसी से कट रहा है, तियां और कट रहा है, 45 47 तियां देखना जरा, मेरे हिसाब से 3 से कट जाना चाहिए। 7 से किसके 1 दे दो, 4 3 12 13 14 कट रहा है वो पूरा पूरा। 47 तियां 141 होते हैं, तो हमारा y का मान कितना आ रहा, 3 आया। अब हो गया सवाल पूरा, y का मान लगा दो समीकरण 3 में, x का मान भी मिल जाएगा। तो समीकरण 3 से लगाओ जरा y का मान, x बराबर क्या था, 31 माइनस 7 इंटू y का मान लगा दिया 3 और बटे में हमारा चल रहा 5, तो 31 माइनस 7 तियां होते हैं 21 बटे में 5, तो x बराबर आएगा 31 में से जरा 21 घटाओ 10 बचेंगे, तो 10 बटे
5, 5 दूनी 10, x का मान 2 आ गया। इस कंडीशन में हमारी पहली विधि हमारी जो है वो कंप्लीट हुई। ये हमारी कहलाती है प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि से हम अगर पेपर में पूछता है हमसे क्वेश्चन तो हमें इसी तरीके से हल करना है। x का मान निकालो, समीकरण नंबर दूसरे में लगा दो। आप y का भी मान निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है किसी एक चर का मान निकालो और समीकरण दूसरे में रख दो, तो हमें x और y दोनों के मान मिल जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो और देख लो। अब आते हैं हम सेकंड विधि पे। दूसरी विधि हमारी कहलाती है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, दो समीकरण है, दोनों को लेके चलेंगे और दोनों को ही हल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों भी में एक जैसे पद कौन से हैं। तो दोनों में हमने x का देखा तो x यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, वो भी सेम नहीं है। यहाँ पर 7 y के साथ 7 आ रहा है, y के साथ 9 आ रहा है, तो सेम नहीं है। तो कोई से चाहे x के पद एक जैसे कर लो, चाहे y के पद एक जैसे कर लो। तो हमने क्या करा, x के पद ना करके y के पद कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का काटने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या करा, इसमें 9 से गुणा कर दी और इसमें 7 से गुणा कर दी। करो जरा, एक जैसा बनाने के लिए करा है। 9 की गुणा 5 से करेंगे, 9 पंजे 45x हो जाएंगे, 9 सत्ते 63y बराबर 9 की गुणा 31 से करो तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27। इसे नाम दे दो 3। ऐसे इसमें करो, 7 सत्ते 49x और 7 में 63y बराबर 13 सत्ते 7 तिया 21, हर जगह 2 और 7 एकम 7 8 9 माइनस के 91। ये आया निकल के। अब देखो, ये प्लस का है, सॉरी माइनस का है, और ये प्लस का है, ये कैसे हो जाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर क्या, जोड़ने पर करोगे तो कोई चिन्ह पलटता नहीं है, और माइनस घटाने पर करते हैं जब तो चिन्ह पलट जाते हैं। ये समीकरण नंबर मान लिया हमने 4, दोनों ही प्लस के, देखो जोड़ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 9 और 5 14, 4 4 8 1 9, ऐसे ही। इसमें से घटाओगे जब 91 माइनस का है, घटाओ जरा। 9 में से 1 गया 8, 27 में से 9 के कितने बचे, 18 बचेंगे। 9 दूनी 18 होती 27, 18 बचे। काटो जरा, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 2 में 18 और 2 चौक 8 और 47 दूनी 94 होते तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। पहला आंसर हो गया। अब x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में लगाओ, 2 में लगाओ, 3 में लगाओ, 4 में लगाओ। तो मैंने क्या करा, समीकरण नंबर 1 में लगा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से समीकरण नंबर 1 छोटी लग रही है, मुझे सरल लग रही है। तो समीकरण 1 में x का मान रखो जरा 5, ऐसे ही x का मान 2 लगा दिया, प्लस 7 ऐसे ही, x y ऐसे ही, और बराबर कितना है 31। 5 दूनी 10 प्लस 7y बराबर 31, तो 7y बराबर आएगा 31 माइनस 10। तो 7y का मान कितना आ गया, 21, 7 तिया 21, y का मान 3 आ गया। आपने देखा प्रतिस्थापन विधि कराई, उसमें भी x और y के मान यही आ रहा है, और विलोपन विधि कराई, इसमें भी x और y के मान सेम आ रहा है। तो ये हमारी विलोपन विधि हो गई। विलोपन विधि में हम दोनों ही समीकरण को एक साथ हल करते हैं और एक साथ हल करके x और y के मान निकालते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 2 विधियां आपने सीखी इस समय। ठीक है, इसके बाद मैं तीसरी विधि बताऊंगा अभी, तब तक आप देखो, नोट करो तब तक। देखिए बज्रगुणन विधि की बात कर रहे हैं। अब तीसरी विधि है हमारी बज्रगुणन विधि। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, और इसी विधि में हमें एक सवाल आता है पेपर में, वो भी लॉग में। कह देगा k का मान ज्ञात कीजिए, ये किसी और का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरी समीकरण जो है इसकी भी तुलना कर दो, a2x b2y और c2 बराबर 0 से। इससे हमें ये फायदा हुआ कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन तीनों के मान मिल जाएंगे सबके। देखो a1 बराबर क्या होगा, 5, पहली समीकरण से तुलना करेंगे, दूसरी समीकरण को दूसरी समीकरण से। b1 बराबर कितना होगा, 7, और c1 बराबर कितना होगा, माइनस का 31।
यानी लास्ट में जो संख्या अचर होती है वो C1 कहलाती है, C कहलाती है। इसमें देखो A2 बराबर 7, B2 बराबर -9 चिन्ह सहित लेंगे और C2 बराबर क्या है 13। तीनों को मान मिल गए। अब लगाओ जरा वज्र गुणनखंड विधि से क्या होती है वज्र गुणनखंड विधि, देखो ध्यान से। x अपॉन b1 b2 c1 c2 बराबर y अपॉन c1 c2 a1 a2 बराबर 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ये हमारा फॉर्मूला है वज्र गुणनखंड विधि का। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, इसकी गुणा कैसे करनी होती है। जब हमारा क्रम ये होता है, ध्यान रखना, तो हमारे प्लस में ली जाती है संख्या। जब हमारा क्रम ये होगा तो हमारे क्या होगा, माइनस में ली जाएगी। यानी जब हम b1 की इसकी गुणा करेंगे इससे तो प्लस में, और जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस में। तो मान लगाओ जरा पहले x अपॉन b1 का मान कितना है 7, b2 का मान -9, c1 का मान -31, c2 का मान 13, y अपॉन c1 का मान -31, c2 का मान 13, a1 का मान कितना दिया है 5 और a2 का मान 7। a1 का मान 5, a2 का मान 7, b1 का मान कितना दिया है 7 और b2 का मान -9। गुणा करो जरा, 13 सत्ते 91, फिर माइनस और ये माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, और ऐसा करो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और एक फॉर्मूले का माइनस होता है तो इसलिए माइनस से ही आ रहा है। 31 की गुणा कर दो, 9 एकम 9 और 9 तिया 27 बराबर y अपॉन इसकी गुणा करो 7 एकम 7, हाँ 9 एकम 9 9 तिया, सॉरी प्लस कर दिया, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 279 आ गए। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, यहाँ करो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो भी माइनस का आएगा। इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का है, और इसकी गुणा करेंगे तो फॉर्मूले का माइनस। 13 पंजे 45, 5 में 45 माइनस का, और माइनस 7 सत्ते 49, ये निकल के आया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, x ऐसे रहने दिया, इसे हल करो जरा, इसमें से घटाओ जरा, इसमें से घटा, हाँ देखिए 9 में से 1 गया कितना बचा 8, और 27 में से 9 गया तो कितना बचेगा 18, 18 वो भी किसका माइनस का, बराबर y अपॉन ये माइनस के हैं दोनों। जब दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही माइनस के तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जोड़ो जरा से, 7 और 5 12, 6 और 1 7 और 1 8, और 2 के 2 ही 2, वो भी किसके माइनस के, बराबर 1 अपॉन ये भी दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। 9 और 5 14 के 4 हाथ लगा 1, 4 4 8 और 1 9, वो भी क्या है माइनस के। इस कंडीशन में तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है भाई, अब हमने क्या करा, पहले को तीसरे के बराबर कर दिया। ये क्रम कहता है हमारा वज्र गुणनखंड विधि में कि पहली समीकरण तीसरे के बराबर हो जाएगी और तीसरी समीकरण दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें पहले का मान निकालना है, तो पहले की समीकरण को दूसरे के बराबर कर दो, तीसरे के बराबर कर दिया। माइनस से तो माइनस गया, x का मान निकालो जरा, 188 बटे में गुणा में पहुंचा दो, और बटे 94, 2 से काटो 2 चौक 8, बचा 1 2 सत्ते 14, यहाँ काटो 2 ने 18 और 2 चौक 8, और 47 दूनी होते हैं 94, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2 निकल आया। x का मान 2 आ गया। ऐसे ही दूसरे को तीसरे के बराबर कर दो, ये क्रम कहता है वज्र गुणनखंड विधि में, याद रखना। तो करो जरा, y अपॉन माइनस का 282 बराबर 1 बटे माइनस का 94, माइनस से तो माइनस गया, और 94 तीन कितने होंगे 282। तो इस कंडीशन में हमारा y का मान क्या आएगा 3 आएगा। सही है। ये हमारा दूसरा आंसर होगा। तो तीनों ही कंडीशन बताई और तीनों ही कंडीशनों में x और y के मान समान आए। तो ये हमारा वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको, ये सूत्र याद रखना है आपको, किसी से सवाल होंगे बहुत सारे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल बताऊंगा मैं।